हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज है 1 नवंबर 2025 सैटरडे। जैसा कि आप जानते हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस में यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए जिन सब्जेक्ट्स की न्यूज़ को कवर किया जाता है उनमें है पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। इसके अलावा ज्योग्राफी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं इनको कवर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देख लेते हैं, जो कि कल आपको दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के जो संस्थापक रहे हैं वो हैं पेरियार एवी रामास्वामी नायक। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। इंडिया यूएस साइन पैक्ट टू एनहेंस डिफेंस टाइज। क्या ये खबर है? भारत अमेरिका का जो रक्षा समझौता हुआ है उसके बारे में खबर है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का मजबूतीकरण एक प्रमुख मुद्दा है, विशेषकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें चीन की बढ़ती आक्रामकता के संदर्भ में। यानी कि जो चीन है वो अपनी आक्रामकता को बढ़ा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए खबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए। देखते हैं समझौते का जो परिचय और पृष्ठभूमि की बात करते हैं। सबसे पहले समझौते का जो नाम और तिथि में यह रक्षा सहयोग ढांचा समझौता, यानी कि इसका जो नाम है वो है रक्षा सहयोग ढांचा समझौता, यानी कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन है, जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। यह 2025 में न्यूयॉर्क में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान हस्ताक्षरित हुआ, जो दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच 10 वर्षीय रोड मैप, इसको याद रखिएगा, 10 वर्षीय रोड मैप के रूप में कार्य करेगा। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत अमेरिका संबंधों का जो विस्तार है वो 2000 के दशक से तेज हुआ, विशेषकर 2008 के नागरिक परमाणु समझौता यानी कि जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसके बाद। हाल के वर्षों में जो क्वाड है यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, जिसके अंतर्गत भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और जो इंडो पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क है यानी कि IPEF है, इन जैसे जो मंच हैं उनमें रक्षा सहयोग को ये मजबूत करेगा। ये जो समझौता है यानी कि इसके अंदर क्वाड और IPEF, इसके अंतर्गत ये जो मजबूती है इनको मिलेगी। यह समझौता जो है वो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, यानी कि कौन सा 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, इसको याद रखिएगा, का विस्तार है, जो 2018 से चल रहा है। कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत ने अपनी मल्टी अलाइनमेंट नीति बहुपक्षीय संतुलन को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाई है। वर्तमान संदर्भ में अगर इस खबर को देखें तो 2025 तक दक्षिण चीन सागर में तनाव और ताइवान जल डमरू मध्य विवाद ने इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन, मुक्त और खुला रखने की आवश्यकता को बढ़ाया है। अमेरिका की जो पिवट टू एशिया नीति है, जिसमें ओबामा युग से अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जिसमें कि बिडेन हैरिस प्रशासन से इसमें परिवर्तित हो चुकी है। मुख्य प्रावधान और क्षेत्र की बात करें तो जो समझौता है जिसमें कि लैंड, ये जो समझौता है वो भूमि के लिए, समुद्र सी के लिए, वायु एयर के लिए, और जो साइबर स्पेस है उसमें रक्षा सहयोग को चार्ट करता है। उसके प्रमुख बिंदुओं को हम देख लेते हैं। भूमि और जो समुद्री सहयोग है, इसके अंतर्गत जो संयुक्त सैन्य अभ्यासों जैसे कि मालाबार नौसेना अभ्यास का विस्तार, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल होगा। तटीय सुरक्षा और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस पर इसके अंतर्गत फोकस किया गया है। इसके अलावा वायु और अंतरिक्ष में जो ड्रोन तकनीक है, जैसे सैटेलाइट निगरानी और एयर डिफेंस सिस्टम्स, जैसे कि जो S-400 है और जो थार्ड है, इसमें साझेदारी करेंगे। इसके अलावा जो नासा है, जिसमें जो कि इसरो का नासा और जो इसरो है, इसके जो चंद्रयान 3 मिशन के बाद अंतरिक्ष रक्षा यानी कि जो स्पेस डिफेंस है उस पर भी नया जोर इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इसके अलावा जो साइबर स्पेस है, जिसमें कि साइबर थ्रेट्स जैसे जो चीनी हैकिंग के जो खिलाफ संयुक्त सेंटर फॉर एक्सीलेंस आते हैं, इसमें डेटा शेयरिंग और AI आधारित साइबर डिफेंस इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा अन्य प्रावधानों की बात करें जिसमें कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसके अंतर्गत की गई है, जिसमें अमेरिकन कंपनियों जैसे कि लॉकहीड मार्टिन को भारत में उत्पादन की अनुमति यानी कि जो मेक इन इंडिया है इसको बढ़ावा इसके अंतर्गत मिलेगा। इसके अलावा जो खुफिया साझेदारी है, जिसमें कि ISIS और आतंकवाद के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा जो 10 वर्षीय रोड मैप है, इसमें 2025 से लेकर 2035 तक, जिसमें कि वार्षिक समीक्षा और विस्तार की संभावना इसके अंतर्गत होगी। अब हस्ताक्षरता, जिसमें कि राजनाथ सिंह जो कि भारत के हैं और जो लॉयड ऑस्टिन है जो कि अमेरिका के हैं, जो न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसमें कि UNGA आता है, साइडलाइन मीटिंग के दौरान ये हस्ताक्षर हुए हैं।
अब ये जो हस्ताक्षर हुए यानी कि इस खबर के हम रणनीतिक महत्व को समझते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन की बात करें तो ये जो समझौता है वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी कि PFOIP को मजबूत करता है, जहाँ चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है यानी कि पल्स चेन ग्वादर हम्बनटोटा जैसे जो बंदरगाह हैं, यानी कि कौन से ग्वादर और हम्बनटोटा बंदरगाह रणनीति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। आप इसको याद रखिएगा, ये जो बंदरगाह हैं इनकी ग्वादर और हम्बनटोटा। इसके अलावा भारत के लिए ये लद्दाख सीमा विवाद 2020 गलवान संघर्ष के बाद चीन के खिलाफ डिटरेंस निरोध इसके अंतर्गत प्रदान करता है। इसके अलावा जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की अगर हम बात करें तो रक्षा उत्पादों जैसे कि GE इंजन F414 में सहयोग से भारत की जो स्वदेशी क्षमता है वो बढ़ेगी, जो कि आत्मनिर्भर भारत से जुड़ता है। बहुपक्षीय आयाम की बात करें जिसके अंदर क्वाड के अलावा जो ये AUKUS है जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका आता है। ऑस्ट्रेलिया, UK और US यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है। इसका अप्रत्यक्ष लाभ इसके अंतर्गत होगा। इसके अलावा जो अमेरिका के लिए ये भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में मजबूत करता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो आर्थिक पहलू हैं इसके, रक्षा निर्यात में वृद्धि होगी। 2025 तक भारत का जो रक्षा निर्यात है वो $5 बिलियन तक पहुंचा है, जिसमें कि अमेरिका तकनीक की भूमिका प्रमुख है। अब भारत के लिए इसका क्या निहितार्थ है? इसमें सकारात्मक पहलू की बात करें तो जिसमें सैन्य आधुनिकीकरण आता है, जिसमें पुराने जो MiG-21 है, जो पुराना MiG-21 है जैसे विमानों को बदलने में मदद करेगा, और जो DRDO और अमेरिका फर्मों के बीच जो जॉइंट वेंचर्स है उसमें मदद करेगा। इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्थिरता है जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नौसैनिक गश्त इसके अंतर्गत बढ़ेगी। इसके अलावा कूटनीतिक लाभ होगा। G20 2023 भारत की मेज़बानी करेगा और UNSC सुधारों में अमेरिकी समर्थन मजबूत होगा। यानी कि यहाँ पर हमें सकारात्मक पहलू भी दिखाई देते हैं इसके अलावा नकारात्मक पहलुओं की यानी कि या फिर जो चुनौतियाँ हैं इनकी बात करें तो स्वायत्तता खतरे में आ जाएगी, जिसमें कास्टा आता है यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्साइजिंग थ्रो सैंक्शंस एक्ट के तहत S-400 खरीद पर प्रतिबंध का जोखिम इसके अंतर्गत है। इसके अलावा जो चीन रूस संबंध है इसमें भारत की रूस के साथ रक्षा निर्भरता 70% आयात होता है, यानी कि 70% का जो आयात है वो अमेरिका के साथ टकराव पैदा कर सकती है, क्योंकि ये जो समझौता है वो अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। अब जब अमेरिका और भारत में ये समझौता हुआ है और अमेरिका इस चीज़ के खिलाफ है कि हम रूस से जो है वो तेल खरीदें, जो मतलब तो इस चीज़ को लेकर के जो 70% आयात है इसमें टकराव भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा आंतरिक मुद्दों की बात करें जिसमें संसदीय बहस में विपक्ष जैसे कांग्रेस इसे अमेरिकी वर्चस्व के रूप में देख रही हैं। अब हम देखते हैं भारत की जो विदेश नीति है जिसमें मल्टी अलाइनमेंट की भूमिका को हम समझते हैं। मल्टी अलाइनमेंट होता क्या है? ये भारत की विदेश नीति का एक नया रूप है जहां भारत किसी एक देश या फिर गुट से पूरी तरह बंधा नहीं रहता है, बल्कि कई देशों जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के साथ संतुलित और स्वतंत्र संबंध बनाता है। पुरानी जो नॉन अलाइनमेंट NAM नीति है उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है जैसे ठंडे युद्ध के बाद विकसित हुआ है। अब हम इसकी भूमिका को समझते हैं। सुरक्षा और हितों की रक्षा के बारे में जो भारत को हर मुद्दे पर सबसे अच्छा विकल्प चुनने की आज़ादी मिलती है, जैसे कि रूस से तेल सस्ता खरीदना और अमेरिका से हथियार लेना। इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्थिरता है, इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ क्वाड के अंतर्गत जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आते हैं इसके साथ, और रूस के साथ जो SCO है उसमें भागीदारी में संतुलन बनता है। इसके अलावा आर्थिक लाभ की बात करें जिसमें कि व्यापार, निवेश और तकनीक सभी तरफ से आते हैं, जैसे मेक इन इंडिया से अमेरिकी कंपनियां। इसके अलावा वैश्विक प्रभाव की बात करें जिसमें G20 और जो ब्रिक्स आते हैं जैसे मंचों पर भारत की आवाज़ मजबूत होगी और बिना किसी जूनियर पार्टनर जो है वो बनाए। इसके अलावा अगर हम देखें जो संभावित चुनौतियां होंगी और भविष्य की दिशा इसके अंतर्गत क्या हो सकती है। चुनौतियां क्या होंगी? ट्रंप 2.0 यदि 2024 चुनाव में जीत के अमेरिका फर्स्ट नीति से सहयोग प्रभावित हो सकता है। साइबर क्षेत्र में डेटा प्राइवेसी मुद्दे जो हैं वो इसके हैं। भविष्य में क्या हो सकता है, जो 2026 तक संयुक्त AI डिफेंस लैब की स्थापना की संभावना है, इसके अलावा जो भारत को ग्लोबल साउथ में अमेरिका हितों को संतुलित करना होगा।
अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित यह 10 वर्षीय रक्षा सहयोग ढांचा समझौता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। विशेषकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें चीन की चुनौतियों के मुकाबले यह भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और जो साइबर स्पेस है जैसे बहुआयामी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा, जो भारत की आत्मनिर्भर भारत और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देगा। अब इसके अलावा इस खबर से जुड़े हुए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित रक्षा समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है क्या परमाणु हथियारों का संयोग करने का विकास है? नहीं। भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में रक्षा सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, व्यापार घाटे कम करना इसका नहीं है और जलवायु परिवर्तन से ये सब नहीं है, बल्कि इसका आंसर है भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में रक्षा सहयोग को मजबूत करना। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, ये भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस को बहुआयामी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। अब इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस समझौते के हस्ताक्षरता कौन थे? तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह और जो लॉयड ऑस्टिन है। राजनाथ सिंह भारत के और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के, इन दोनों ने जो है वो इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। समझौता कितने वर्षीय रोड मैप के रूप में कार्य करता है? तो 10 वर्षीय रोड मैप के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर होगा बी। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें समझौते का प्रमुख रणनीतिक महत्व क्या है? तो चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का मुकाबला करना इसका महत्व है। इसके अलावा जो समझौता किस मंच का विस्तार माना जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा, जैसे कि बताया था, 2+2 संवाद, क्वाड और 2+2 संवाद। इसकी व्याख्या को समझते हैं तो ये 2018 से चल रहे 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद और क्वाड का हिस्सा है जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर केंद्रित है। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में जो IKEA के बारे में है, यानी कि जो किया की मूल कंपनी का भारत में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश क्या है? इनका इन्वेस्टमेंट, यानी कि IKEA की जो मूल कंपनी इंका ग्रुप का निवेश शाखा भारत में सौर ऊर्जा परिवर्तन में निवेश एक महत्वपूर्ण घटना है। यह भारत की नेट ज़ीरो लक्ष्य जो 2070 तक है उसको आत्मनिर्भर भारत और मजबूत करने का उदाहरण हमें दिखाई देता है। इसके अलावा परिचय और पृष्ठभूमि की बात करें, जिसमें कि सबसे पहले हम समाचार के सार को समझते हैं। इंका इन्वेस्टमेंट से ने राजस्थान के बीकानेर में 210 मेगावाट पीक, यानी कि जो MWP है, इस क्षमता वाली सब्सिडी मुक्त और ऊर्जा परियोजना में 100% हिस्सेदारी के साथ निवेश किया है। यह IKEA की मूल कंपनी इंका ग्रुप का भारत में पहला नवीकरणीय ऊर्जा निवेश है। यानी कि ये जो है IKEA की जो मूल कंपनी इंका है उस ग्रुप का जो भारत में पहला नवीकरणीय ऊर्जा निवेश है। ठीक है, जो लगभग 1000 करोड़ यानी कि लगभग 100 मिलियन का है। परियोजना की बात करें तो परियोजना रेडी टू बिल्ड स्टेज पर पहुंच चुकी है। निर्माण शीघ्र शुरू होगा और जो दिसंबर 2026 से इसका संचालन आरंभ होगा। अब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इंका ग्रुप जो विश्व की सबसे बड़ी IKEA रिटेल चेन का संचालन करता है, उसने 2030 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता का वैश्विक लक्ष्य रखा है। भारत में IKEA ने 2018 से 10,500 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें कि 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV डिलीवर और शून्य उत्सर्जन स्टोर डिलीवर और शून्य उत्सर्जन स्टोरेज के अंतर्गत शामिल होंगे। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो इंका ने जनवरी 2025 तक 4.2 बिलियन से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में निवेश किया है। भारत का जो निवेश ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का हिस्सा है, जो COP26 2021 और COP28 जो 2023 के वादों से जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद ऊर्जा संकट ने नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा मुख्य विवरण और प्रावधान की बात करें तो इस खबर के अनुसार परियोजना के जो प्रमुख बिंदु हैं जिसमें क्षमता और उत्पादन आते हैं, उसमें 210 MWP और प्लांट जो प्रतिशत लगभग 380 गीगावाट घंटे और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यानी कि ये जो है ये 210 मेगावाट सौर प्लांट और 380 गीगावाट घंटे
जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो उत्पन्न करेगा और ये IKEA की बढ़ती खुदरा ज़रूरतों जिसमें कि हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु स्टोर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा स्थान और समय सीमा की बात करें तो जो बीकानेर है, राजस्थान सौर विकिरण के लिए आदर्श माना जाता है और निर्माण 2025 के अंत में शुरू हुआ और पूर्ण संचालन दिसंबर 2026 में होगा। इसके अलावा निवेश का स्वरूप की बात करें तो पूर्ण स्वामित्व 100% सटीक होगा और सब्सिडी मुक्त होगा सरकारी अनुदान के बिना, जो निजी क्षेत्र की पहल को दर्शाता है। और कुल निवेश 1000 करोड़ जो इंगका के भारत में कुल 10,000 करोड़ के नवीकरणीय योजना का हिस्सा है। तकनीकी पहलू की बात करें तो सोलर पैनल, इन्वर्टर और ग्रिड कनेक्टिविटी पर इसमें फोकस किया गया है और ये मेक इन इंडिया के अनुरूप स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला जैसे टाटा पावर सोलर से जुड़ेगी। हस्ताक्षरता या फिर जो प्रमोटर है उनकी बात करें तो फ्रेडरिक डी जोंग इंगका के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख ने इसे माइलस्टोन बताया है जो भारत में इंगका के निवेश को हरित बनाता है। इसके अलावा रणनीतिक महत्व की बात करें तो वैश्विक हरित संक्रमण, यह निवेश UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा इसके अंतर्गत आती है और पेरिस समझौता जो 2015 का है उसको ये मजबूत करता है। इंगका का वैश्विक पोर्टफोलियो यानी कि जो विंड और सोलर इसके अंतर्गत आते हैं अब भारत को शामिल करता है जो इंडो पैसिफिक में हरित सहयोग बढ़ाएगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत की जो सौर क्षमता है 2025 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखती है और वर्तमान में लगभग 85 गीगावाट जो है वो हो चुकी है। यह निवेश PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टिंग स्कीम और PM सूर्य घर योजना से जुड़ता है जो विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। अब आर्थिक आयाम की बात करें तो FDI में वृद्धि होगी। 2024-25 में नवीकरणीय क्षेत्र में $15 बिलियन FDI आया है और ये रोजगार सृजन लगभग 500 नौकरियां इसके अंतर्गत होंगी और स्थानीय MSMEs को बढ़ावा देगा। जलवायु कूटनीति की बात करें तो G20 2023 भारत की मेज़बानी के बाद यह वन अर्थ वन फ्यूचर थीम को मजबूत करता है जहाँ भारत ग्लोबल साउथ का नेता है। इसके अलावा भारत के लिए निहितार्थ क्या होगा? सकारात्मक निहितार्थ की बात करें तो ऊर्जा विविधीकरण इसके अंतर्गत आता है जिसमें कोयला निर्भर अर्थव्यवस्था जो 70% ऊर्जा को कम कर नेट ज़ीरो लक्ष्य 2070 की ओर बढ़ावा है। राजस्थान जैसे राज्यों में हब विकसित होगा और FDI और विकास की बात करें तो रिटेल सेक्टर IKEA के 25 से भी ज़्यादा जो स्टोर हैं उसको हरित बनाना इसका कार्य है जो GDP में 10% योगदान देता है और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला इससे मजबूत होगी। पर्यावरणीय लाभ की बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3 लाख टन वार्षिक कमी होगी और जो जलवायु परिवर्तन है उससे ये लड़ने में सहयोग करेगा। अब यानी कि ये सारे जो हैं जिसमें कि ऊर्जा विविधीकरण आता है FDI और विकास आता है और पर्यावरणीय लाभ आता है, ये सब इसके सकारात्मक पहलू हैं। अब हम इसके नकारात्मक पहलू या फिर जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। ग्रिड एकीकरण की बात करें तो जो सौर ऊर्जा की अनियमितता से यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम इसकी अनियमितता से ग्रिड स्थिरता जो है वो प्रभावित हो सकती है जैसे बैटरी स्टोरेज की कमी को देखा जा सकता है। इसके अलावा ज़मीनी मुद्दे उभर कर आ सकते हैं जिसमें कि भूमि अधिग्रहण और जल संसाधन सौर प्लांट के लिए पानी पर स्थानीय विवाद जो है वो संभव है। इसके अलावा जो आर्थिक निर्भरता है जिसमें कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ सकती है यदि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सीमित रहे तब। अब हम देखते हैं संभावित चुनौतियां और भविष्य की दिशा के बारे में। चुनौतियां क्या होंगी इसकी? नीतिगत अनिश्चितता जैसे टैरिफ बदलाव और जो जलवायु प्रभाव है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल प्रदूषण इससे होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जिसमें कि चीन से सोलर पैनल पर निर्भरता होगी। इसके अलावा भविष्य की दिशा के बारे में बात करें तो 2027 तक इंगका का जो भारत में 500 मेगावाट लक्ष्य संभव है और भारत को ग्रीन बॉन्ड्स और PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से और निवेश आकर्षित करना चाहिए। अब हम इस खबर के निष्कर्ष की बात करते हैं तो जो निवेश है यानी कि IKEA का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो भारत को सूर्य की बिजली का बड़ा केंद्र बनाने में बड़ा कदम है और इससे पर्यावरण बचाते हुए विकास सस्टेनेबल मजबूत होगा, प्रदूषण कम होगा और बिजली जो है वो सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं अपनी अगली जो न्यूज़ यानी एडिटोरियल के बारे में। ट्रंप का जो US न्यूक्लियर हथियार परीक्षण परिवर्तन को लेकर ये एडिटोरियल आया है।
अब इसके परिचय और समाचार के सारांश के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक मजबूत घोषणा की है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस और द्वारा 30 वर्षों के बाद न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और ये जो घोषणा है वो 1992 के बाद पहला ऐसा परीक्षण होगा। जो मध्यरात्रि के समय की गई ट्रंप प्रशासन का तर्क कि वैश्विक सुरक्षा, पर्यावरण में बदलाव, विशेष रूप से जो चीन और रूस में बढ़ते खतरे हैं उनके कारण ये जो कदम है वो आवश्यक है। लेखिका आद्या मिश्रा के द्वारा ये जो एडिटोरियल है वो लिखा गया और एक शोधकर्ता के अनुसार ये जो कदम है वो 500 वर्षों के न्यूक्लियर हथियार नियंत्रण आर्म्स कंट्रोल प्रयासों को खतरे में डाल सकता है। अब हम इस जो एडिटोरियल है इसकी पृष्ठभूमि या फिर ऐतिहासिक जो संदर्भ है इसके बारे में समझते हैं। 1992 में यूएस ने न्यूक्लियर परीक्षण पर स्वैच्छिक प्रतिबंध लगाया था जो कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की दिशा में कदम था। CTBT को 1996 में अपनाया गया था लेकिन यूएस, चीन और भारत सहित कई देशों ने इसे अभी तक अनुमोदित यानी कि रेटिफाई नहीं किया है। ट्रंप की यह घोषणा इस प्रतिबंध को तोड़ने वाली है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सिफारिश पर आधारित है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के दृष्टिकोण को समझे तो ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है और उनका कहना है कि जो चीन की बढ़ती क्षमता है जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें और रूस के आक्रामक को यूक्रेन संकट के कारण यूएस को अपनी न्यूक्लियर ताकत को मजबूत करना चाहिए। यह कदम न्यू स्टार्ट संधि 2010 पर भी असर डालेगा जो यूएस और रूस के बीच न्यूक्लियर हथियारों की संख्या सीमित करती है। संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो रही है और ट्रंप ने इसे नवीकरण से इनकार कर दिया है। इसके अलावा वैश्विक प्रभाव की बात करें तो आर्म्स कंट्रोल पर इसमें खतरा हो सकता है। लेख में उल्लेख किया गया है कि ये जो कदम है वो न्यूक्लियर हथियार नियंत्रण के 50 वर्षों के प्रयासों को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा यदि यूएस परीक्षण शुरू करता है तो रूस और चीन भी इसका अनुसरण कर सकते हैं, जैसे कि वैश्विक न्यूक्लियर आर्म्स रेस तेज हो जाएगी। उदाहरण के लिए जो रूस ने पहले ही न्यू स्टार्ट का उल्लंघन किया और चीन अपनी आर्सेनल को 2 गुना करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा बहुपक्षीय प्रभाव की बात करें जिसमें NPT 1968 और CTBT जैसे ढांचे कमज़ोर पड़ेंगे। लेखिका के अनुसार यह गैर प्रसार यानी कि जो नॉन प्रोलिफरेशन है उसके बजाय प्रसार यानी कि प्रोलिफरेशन को बढ़ावा देगा। विकासशील देशों में तकनीक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जो पर्यावरणीय जोखिम जैसे कि रेडिएशन लीक को भी जन्म देगी। विकासशील देशों के अंतर्गत हमारा भारत देश भी आता है। क्षेत्रीय अस्थिरता की बात करें तो मध्य पूर्व, ईरान और एशिया प्रशांत यानी कि जिसमें उत्तर कोरिया में तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप का यह बयान केवल अमेरिका प्रथम नीति का हिस्सा लगता है जो बहुपक्षीयवाद को नकारता है यानी कि जो मल्टीलैटरिज्म है इसको ये नकारता है। इसके अलावा भारत के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है? इसमें रणनीतिक संतुलन की बात करें तो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के नाते NPT के बाहर इस कदम को प्रभावित होगा। यूएस भारत सिविल न्यूक्लियर डील 2008 के बावजूद परीक्षण प्रतिबंध का उल्लंघन भारत को CTBT पर अनुमोदन के लिए दबाव डाल सकता है। लेख में उल्लेख किया गया कि भारत जैसे जो देश हैं उनके लिए तकनीकी प्रतिस्पर्धा का अवसर भी हो सकता है लेकिन जोखिम भी अधिक है। चीन कारक की बात करें तो चीन की जो बढ़ती न्यूक्लियर क्षमता है लगभग 500 हथियार भारत के लिए सीधी चुनौती है। यदि चीन परीक्षण शुरू करता है तो भारत चीन सीमा विवाद यानी कि जो लैक है उसमें तनाव बढ़ेगा। क्वाड एलियंस और I2U2 जैसे जो मंच हैं उन पर भारत को यूएस के साथ समन्वय बढ़ाना पड़ेगा। रूस संबंध की बात करें तो न्यू स्टार्ट का प्रभाव भारत रूस S-400 डील और ऊर्जा सहयोग पर पड़ सकता है। रूस के अलगाव से भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट नीति है वो उसका परीक्षित होगा। इसके अलावा जो आर्थिक या फिर जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं जैसे कि वैश्विक आर्म्स रेस से रक्षा बजट जो है वो बढ़ेगा और जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि भारत पर बोझ डालेगा। पर्यावरणीय दृष्टि से परीक्षण से जलवायु परिवर्तन प्रभावित होगा। इसके अलावा निष्कर्ष की बात करें तो ट्रंप का जो 30 साल बाद न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला वैश्विक शांति के लिए खतरा है। इससे अमेरिका, चीन, रूस के बीच हथियारों की दौड़ तेज हो जाएगी, न्यूक्लियर नियंत्रण कमज़ोर पड़ेगा और भारत को अपनी रक्षा मजबूत करनी होगी लेकिन ये दुनिया को ज़्यादा असुरक्षित बना सकता है। अब हम देख लेते हैं PYQs के बारे में।
इस न्यूज़ से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संदेह यानी कि जो CTBT है उस पर कम स्तरीय परमाणु विस्फोटों या प्रयोगों की अनुमति देती है जो परमाणु उपज उत्पन्न करते हैं, या फिर CTBT के परिवर्तन के बाद 44 अनुबंध सेकंड राज्यों में से केवल 5 ने ही इसे अनुमोदित किया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो CTBT है वो सभी परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। ये जो क्वेश्चन है वो 2023 में UPSC के द्वारा जो है वो पूछा गया है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जो 2019 में पूछा गया था। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल और पाकिस्तान उपयुक्त में से परमाणु अप्रसार संधि NPT द्वारा मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार राज्य कौन से हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 1 और 2, यानी कि जो चीन है और फ्रांस है। एक और 2 इसका आंसर होगा। NPT के तहत केवल 5 न्यूज़ NWS USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत USA आता है, इसका USA है नहीं, रसिया आता है, UK आता है और फ्रांस आता है और चीन आता है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन और फ्रांस का, तो इसका आंसर ये दोनों ही होंगे, 1 और 2। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन को देखें तो भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु संधि स्वीकार की है? विकल्प है NPT, CTBT, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि PTBT, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, PTBT। भारत ने 1963 की PTBT पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन NPT और CTBT पर नहीं। ये जो क्वेश्चन है वो 2021 में पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देख लेते हैं, जो कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीपी, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो इसके जो ऑप्शन है अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, या फिर प्रतापरुद्र काकतीय, या फिर राजेंद्र प्रथम चोल, या फिर विष्णुवर्धन होयसल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।